हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज के सेशन में हमने लास्ट टाइम पे जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। तो हम पार्ट सेकंड है ये पॉलिटी का, जो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, उसका पार्ट सेकंड है, वो हम शुरू करने वाले हैं। तो हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि ये हमने एक क्वेश्चन पे लास्ट टाइम का सेशन एंड किया था कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाते हैं। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रियली में कोई इम्पैक्ट होता है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। तो ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है मोड ऑफ प्रमलगेशन। कि मतलब हम जो लॉ बना रहे हैं तो उसका क्या मोड होता है, उसको उसको पब्लिकली अनाउंस करने का, उस लॉ को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द लॉ, तो उसको वो क्या मोड होता है, क्या चीज़ हम उसके लिए फॉलो करते हैं। तो ये बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली, क्योंकि वो एक लॉ है, तो वो कैसे जो है वो फॉर्म हुआ, किसने उसको कॉन्स्टिट्यूट किया, जिन लोगों ने उसको बनाया उनके पास कितनी अथॉरिटी थी, कितनी पावर थी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। कई सारी कंट्रीज में हमने देखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल डिफंक्ट रहते हैं, मतलब वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि वो मिलिट्री लीडर्स जो हैं वो क्राफ्ट करते हैं उनको, या फिर ऐसे लीडर्स जो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं होते हैं। तो उनके पास ये एबिलिटी ही नहीं होती है कि वो लोगों को, वो मास को अपने साथ मतलब शामिल कर सके। वो बिल्कुल भी, दे आर नॉट एट ऑल पॉपुलर, और उनके पास ये एबिलिटी ही नहीं होती है कि वो लोगों को अपने साथ कैरी कर सके, जो लोग हैं उनका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर सके, क्योंकि वो इतने पॉपुलर ही नहीं होते। लोग उनको इतना पसंद ही नहीं करते हैं कि उनका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को लोग रिस्पेक्ट कर सकें और उसको फॉलो कर सकें। तो जो बहुत, लेकिन अगर हम बात करें सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस की, जैसे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ये क्रिएट किए गए हैं आफ्टर एक पॉपुलर नेशनल मूवमेंट, एक नेशनल स्ट्रगल के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन कंट्रीज के वो फॉर्म किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया था दिसंबर 1946 में। मतलब दिसंबर 1946 से दिसंबर नवंबर 1949 के बीच में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म किया था। बट उसका एक खुद की एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है नेशनलिस्ट मूवमेंट की, एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल की, जिसने उस मतलब दैट हैड अ रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलोंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर। तो ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था या जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल था, जो हमने, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उसकी उसने कई सारे डिफरेंट जो सेक्शंस ऑफ लोग हैं उनको इकट्ठा किया, उनको एक किया, और वो मिलकर लड़े, और फिर इंडिया को मतलब फ्रीडम मिली। तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसने दिसंबर 1946 से लेके 1949, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन में मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म किया। तो इस ये तो ये जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जिसको जो ये इनॉर्मस लेजिटिमेसी है वो जो मिलती है वो लोगों से मिलती है, जिनकी, उन लोगों से जिन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, और वो लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्योंकि वो लोगों की इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी। वो लोगों को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनका बहुत ही ज्यादा पब्लिक अपील थी, मास अपील थी। जो लोग थे वो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको बहुत फॉलो करते थे। तो उनके पास कैपेसिटी थी कि वो नेगोशिएट कर सके, कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनको रिस्पेक्ट करता था, उनकी बात सुनता था। तो वो इस लायक थे, देवर एबल कि वो कन्विंस कर सके पीपल को, ये साबित कर सके जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं इससे हम अपनी ताकत को या अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने नहीं वाले हैं, बल्कि ये हमारी पर्सनल पावर के लिए हम ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम पूरे इंडियन लोगों के एज सोसाइटी के लिए हम फॉर्म कर रहे हैं, और उनके बेटरमेंट के लिए, फॉर द सोसाइटी एज होल, फॉर होल इंडियन नेशन, उसके लिए और उसके बेटरमेंट के लिए, हम लोगों के बेटरमेंट के लिए फॉर्म कर रहे हैं, ना कि अपनी पर्सनल पावर को बढ़ाने के लिए।
तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उसने रिफ्लेक्ट किया जो ब्रॉड नेशनल कंसेंसस था एट दैट टाइम। कुछ कंट्रीज जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू ए फुल फ्लेजेड रेफरेंडम। फुल फ्लेजेड रेफरेंडम का मतलब कि जो लोग हैं वो वोट करेंगे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब क्या वो डिजायर करते हैं टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर नहीं। पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कभी भी सब्जेक्ट नहीं किया गया ऐसे रेफरेंडम के लिए। कभी भी लोगों से पूछा नहीं गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कि नहीं, आपको क्या उसकी नीड है या नहीं। पर फिर भी वो जो है कई मतलब जो इट कैरिड इनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी, क्योंकि जो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उन वो बहुत ही ज्यादा उनकी मास अपील थी। जो लोग थे उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है उसको ऐसे लीडर्स ने बैक किया या ऐसे लीडर्स ने सपोर्ट किया जो खुद आप बहुत पॉपुलर थे, जिनकी जैसे हमने हु वर देमसेल्व्स वेरी पॉपुलर। तो ऐसे लोगों ने बैक किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने आप में कभी भी रेफरेंडम उसने फेस नहीं किया, वो वाज नेवर सब्जेक्टेड टू अ रेफरेंडम। द लेकिन जो लोगों हैं उन्होंने उसको अडॉप्ट किया बाय अबाइडिंग टू इट्स प्रोविजंस। मतलब लोगों ने वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे हुए हैं, जो रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं, उनको ओबे किया, उनको रिस्पेक्ट किया, उनको फॉलो किया। तो ये एक तरीका है कि जो लोग हैं उन्होंने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जो अथॉरिटी ऑफ पीपल की हु इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स डिटरमाइन इन पार्ट इट्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर सक्सेस। मतलब जो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमें मिलता है कि क्या जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाता है। किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितना इफेक्टिव होगा, वो कितना ज्यादा वर्क करेगा, लोग उसे रेस्पेक्ट करेंगे, उसको वैल्यू करेंगे या नहीं। तो उसका जो पहला आंसर है वो हमें मिला कि जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं वो डिटरमाइन करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल होगा नहीं कि नहीं, वो कितना ज्यादा वर्क करेगा या लोग उसे रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं। वो उस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि जो लोगों ने बनाया उनकी क्या अथॉरिटी है, उनमें कितनी पावर है, क्या लोग उनको वो पॉपुलर है। अगर वो पॉपुलर है, अगर लोग उनको सपोर्ट करते हैं, अगर उनको फॉलो करते हैं, अगर उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स उन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन की भी रिस्पेक्ट करेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो कई हद तक ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो किन लोगों ने बनाया गया है। वो जो लोग हैं, वो जो पीपल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उनकी क्या अथॉरिटी वो होल्ड करते हैं, क्या पावर वो होल्ड करते हैं। यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है, डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। तो इसमें बेसिकली ये दे रखा है कि नेपाल में कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना वो इजी या स्मूथ नहीं रहा है। जो नेपाल है वहाँ पे एक एग्जाम्पल है जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। और 1948 से लेके और, और नेपाल के पास जो है वो 5 कॉन्स्टिट्यूशंस रहे हैं, 1948, 1951, 59, 62 एंड 1999, 1990। बट ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रांट किए गए थे बाय द किंग ऑफ नेपाल। जो 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंट्रोड्यूस किया गया था एक मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन के द्वारा। जो जो 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंट्रोड्यूस किया एक मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन थ्रू दो द किंग कंटिन्यू टू होल्ड फाइनल पावर्स। भले ही एक मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन उस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया पर फिर भी जो फाइनल पावर्स थी वो किंग के पास थी इन कई सारे रिस्पेक्ट्स में, इन कई। तो इसको अगर देखा जाए तो जो नेपाल था वो कई सालों तक वहाँ पे नेपाल में मिलिटेंट पॉलिटिकल एजिटेशंस हुए ताकि वो गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर कर सके। जो मेन इशू था वहाँ पे वो मोनार्की जो है वो वाज अ रोल ऑफ द मोनार्की इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। वो एक मेन इशू था कि जो लोग थे वो चाहते थे कि मोनार्की को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया जाए। जो इंस्टीट्यूशन है मोनार्की का उसको अबॉलिश कर दिया जाए और एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको स्टेब्लिश किया जाए। और कुछ ये चाहते थे कि हमें शिफ्ट होना चाहिए कि एक लिमिटेड मोनार्की से विद द रिड्यूस्ड रोल हमें मतलब हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए एक लिमिटेड मोनार्की में जहाँ पे जो किंग है उसका जो रोल है वो बहुत ही कम हो। रिड्यूस्ड रोल ऑफ किंग, हम किंग का जो रोल है वो कम करते हैं। बट जो किंग है ऑफ कोर्स वो क्यों ही चाहेगा कि वो अपनी पावर्स दे दे। तो किंग वाज नॉट रेडी टू गिव अप हिज पावर्स। तो
जो और इवन 2002 अक्टूबर 2002 में किंग ने सारी पावर्स ले ली। तो कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ऑर्गेनाइजेशंस था, उन्होंने डिमांड किया कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी नेपाल की, वो इस स्ट्रगल में सबसे ज्यादा मतलब सामने आई कि ताकि एक पॉपुलरली इलेक्टेड जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। और इसी प्रेशर के चलते कि जो इतनी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इतना जो लोगों का जो प्रेशर आ रहा है, इतने सारे ग्रुप्स जो प्रेशर डाल रहे हैं, तो अंडर प्रेशर जो है ऑफ पॉपुलर एजिटेशन, जो किंग है उसने इंस्टॉल किया, उसको इंस्टॉल करना पड़ा एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक्सेप्टेबल है टू द एजिटेटिंग पार्टीज। जो जितनी भी पार्टीज जो कि स्ट्रगल कर रही हैं, जो कि अपनी वॉइस रेज कर रही हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को लाना जो वो पार्टी एक्सेप्ट करे। तो किंग को एक इंस्टॉल करना पड़ा ऐसी गवर्नमेंट को। तो जो गवर्नमेंट है उसने किंग को उसकी सारी पावर हटा दी। 2008 में जो है नेपाल इमर्ज हुआ एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और उसने जो मोनार्की है उसको हटा दिया, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है मोनार्की का, जो किंग है उसको अबॉलिश कर दिया उस इंस्टीट्यूशन को। और फाइनली नेपाल ने अडॉप्ट किया एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में। तो ये जो है ये स्टोरी है नेपाल की कि कैसे वो मोनार्की से एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। कैसे उसका कॉन्स्टिट्यूशन 5 बार चेंज हुआ, पर उसके बाद भी वो लोगों की एक रिस्पेक्ट गैदर नहीं कर पाया, लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किंग ने बनाया था, या वो एक ऐसे फोर्सेस ने बनाया जिनकी जिनकी कोई पॉपुलर मास अपील नहीं थी। और फाइनली 2015 में जो हमारा जो नेपाल है उसने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और 2008 में है जो वो नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन के सामने आया। तो ये पूरी ये जो पूरी स्टोरी है, ये नेपाल की स्टोरी है कि कैसे वो एक मोनार्की से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन के सामने आई। तो वहीं पे अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा द सब्सटें अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजंस। मतलब ये एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनने का ये एक हॉलमार्क है कि जितने भी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही डाइवर्स है। तो लोग हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग सबकी अलग कम्युनिटी है, अलग कास्ट है, अलग कल्चर है उनका, उनकी पर्टिकुलर अलग सोसाइटी है। तो जितने भी लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उन सबको एक रीजन प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि उसके प्रोविजंस को वो फॉलो कर सके, ताकि वो उसके प्रोविजंस के साथ चल सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अलाउ करता है परमानेंट मेजोरिटीज को कि वो ऑप्रेस करे माइनॉरिटी ग्रुप्स को विद इन सोसाइटी। तो अगर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है कि हाँ जो माइनॉरिटीज हैं वो सप्रेस्ड रहेंगी, जो मेजोरिटीज हैं वो माइनॉरिटीज के ऊपर रूल कर सकेंगे, उनको दबा सकेंगे, तो ऑफ कोर्स ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटी को कोई भी ऐसी मतलब कोई भी रीजन नहीं देगा कि वो जो माइनॉरिटीज है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो कर सके। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी ताकत दे रहा है मेजोरिटी को कि वो माइनॉरिटी को अप्रेस कर सके, तो माइनॉरिटीज क्यों ही उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो करेंगी और उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करेंगी? ऑफ कोर्स वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। और वही अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिस्टमेटिकली प्रिविलेज्ड, अगर वो प्रिविलेज प्रोवाइड करे सिस्टमेटिक कुछ चंद मेंबर्स को एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, मतलब कुछ लोगों को वो अलग से ज्यादा प्रिविलेज प्रोवाइड करे एज कम्पेयर टू अदर्स, या जो कि या फिर एक ऐसा ऐसा सिस्टम जो स्टैब्लिश करे एक जो कुछ स्मॉल ग्रुप्स की जो पावर है उनको सिस्टमेटिकली एस्टेब्लिश करे सोसाइटी में। तो वो जो है अगर स्मॉल ग्रुप्स को वो ताकत प्रोवाइड करेगा, या उनकी जो मतलब उनकी जो पावर है उसको स्टैब्लिश करेगा, तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वुड सीज टू कमांड एलिजियंस, मतलब जो बाकी जो ग्रुप्स के जो लोग हैं, जो बाकी लोग हैं वो उसके रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। इफ एनी ग्रुप फील्स कि उनकी जो आइडेंटिटी है इज बीइंग स्टिफर्ड, या उसकी दैट दे विल हैव नो रीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी ग्रुप को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो आइडेंटिटी है उसको खतरा है, या उनकी जो उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर सेफ गार्ड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे नहीं करेंगे।
तो कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अचीव नहीं करता है परफेक्ट जस्टिस, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अचीव नहीं कर सकता। पर उसको कन्विंस करना पड़ता है उसके लोगों को कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि जो बेसिक जस्टिस है, जो लोगों को, जो उनके बेसिक जस्टिस है वो उनको प्रोवाइड होगा। नो मैटर कि वो लोग कौन सी सोसाइटी से आते हैं, नो मैटर उनकी क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, क्या उनका सेक्स है, क्या रेस है, डजेंट मैटर। बट उनको एक बेसिक जस्टिस जो है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करेगा। तो इट तो कॉन्स्टिट्यूशन को कन्विंस करना है टू एवरी पीपल, टू एवरी सोसाइटी की जो बेसिक जस्टिस है वो ये प्रोवाइड करेगा। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क सेट करता है कि हर एक इंसान को बेसिक जस्टिस तो मिलेगा। तो अब यहाँ पे आता है कि द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, द मोर लाइकली इट इज टू सक्सीड। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो जो लोगों के जितना ज्यादा वो प्रिजर्व करता है उनकी फ्रीडम को, उनकी इक्वालिटी को, लोगों की, कि हाँ सभी लोग आजाद हैं, उनको जो करना है वो कर सकते हैं, सारे लोग, सारी सोसाइटी, सारी कम्युनिटी, सारी, और सब कास्ट बराबर है, सब धर्म, सब रिलीजन बराबर है। जितना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिजर्व करता है लोगों की फ्रीडम को, उनकी इक्वालिटी को, और उसको रिस्पेक्ट करता है, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सीड करेगा। तो अगर हम बात करें क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबको एक रीजन देता है कि वो उसके साथ चल सके, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो कर सके, ऐसा रीजन प्रोवाइड करता है क्या वो सभी कास्ट को, सभी रिलीजन को? तो हम इस बुक को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप्स हु विश टू एनहेंस देयर पावर। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो ऐसे ग्रुप हैं, वो जो ऐसे स्मॉल ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि उनकी पावर बढ़ जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को दबाना चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वो इंफीरियर बनाना चाहते हैं। तो अगर जो वेल क्राफ्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस जो बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, वो पावर को फ्रेगमेंट करते हैं सोसाइटी में, मतलब वो एक इंटेलिजेंट तरीके से, मतलब वो पावर को डिवाइड करते हैं एक इंटेलिजेंट तरीके से, ताकि कोई भी एक सिंगल जो ग्रुप है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को दबा ना सके, कॉन्स्टिट्यूशन से आगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंफीरियर ना बना सके, कॉन्स्टिट्यूशन से कभी भी सुपीरियर ना बन जाए। तो जो वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा जो वो पावर को इस तरीके से डिवाइड करते हैं सोसाइटी में कि कोई भी जो ग्रुप है वो कभी भी सब, कोई भी एक सिंगल ग्रुप कभी भी सबवर्ट ना कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ऐसा अगर हमें इंटेलिजेंट डिजाइनिंग करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी सिंगल जो इंस्टीट्यूशन है वो कभी भी मोनोपोली एक्वायर ना कर सके, उसके पास पूरी ताकत ना आ जाए, तो एक तरीका इसका ये है कि हम जो है वो पावर को डिवाइड करते बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि हमारे सिस्टम में हम पावर को डिवाइड करते हैं बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड देन जुडिशरी। तो हम एक अकेले एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेट या जुडिशरी को हम पूरी ताकत नहीं देते हैं, या लेजिस्लेचर को हम पूरी ताकत नहीं देते हैं। हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है कि हम तीनों इंस्टीट्यूशंस में जो पावर है उसको डिवाइड करते हैं, ताकि कोई एक इंस्टीट्यूशन मोनोपोली ना गेन कर ले, पूरी पावर वो एक इंस्टीट्यूशन के पास ना आ जाए। तो ये जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंडिपेंडेंट, जो ये जो तीनों ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको गवर्न किया जाता है बाय इंडिपेंडेंट जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। जैसे कि हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, तो ये जो मतलब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट करता है पावर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, और इनफैक्ट उसके अलावा वो इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज में भी पावर को डिवाइड डिवाइड करते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन। तो ये जो इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी जो बॉडीज हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन, वो, और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, इन सब के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं, और ये इंश्योर करती हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो पूरी मोनोपोली गेन ना कर ले, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना कर दे।
कि दिस इंश्योर्स दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन चाहता है कि वो सबवर्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को, पर जो अदर्स हैं वो चेक कर सके उसकी ट्रांसग्रेशंस को, मतलब कि वो उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर रहा है, तो उसको कंट्रोल कर सके। तो एक इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस जो है, चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो गवर्नमेंट की सारी ब्रांचेस को, उनको इंडिविजुअल पावर देता है उनको, कि वो चेक कर सके कि जो गवर्नमेंट की एक जो बाकी जो ब्रांचेस है वो चेक कर सके कि वो कि कोई, और प्रिवेंट कर सके किसी भी एक ब्रांच को कि वो उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने से, और बहुत अगर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा सुपीरियर बनने की अगर कोई कोशिश कर रही है कोई ब्रांच, तो उसको प्रिवेंट कर सके, उसको रोक सके। तो ये जो सिस्टम ऑफ एक इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ जो चेक्स एंड बैलेंसेस है, वो उसने फैसिलिटेट किया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सक्सेस को। एक और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ऑफ इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन वी इस अब वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक राइट बैलेंस बना के रखना चाहिए कई सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रोसीजर्स के बीच में, और उसको उसी के टाइम पे मतलब एज अथॉरिटेटिव एंड एट द सेम टाइम अलाउ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशंस टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। मतलब उसको एक ऐसा बैलेंस बनाना चाहिए एज मतलब वैल्यूज एंड नॉर्म्स के बीच में एज अथॉरिटेटिव, मतलब कि एक ऐसा इतना भी मतलब उसको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो इतनी आसानी से चेंज ना कर सके। एक वो एक ऐसी अथॉरिटी होल्ड कर रहे हैं कि उनको इतनी आसानी से वो चेंज ना हो सके, वो थोड़े रिजिड होने चाहिए, पर एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम हमको उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करनी है कि वो जो चेंजिंग जो नीड्स हैं, जो सर्कमस्टेंसेस है, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती है, तो जो चेंजिंग जो नीड्स हैं, जो सर्कमस्टेंसेस जो फ्यूचर में आ रहे हैं, उनको भी वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि उन चेंजिंग नीड्स को वो अडेप्ट कर सके अपने ऑपरेशन में, उन उस यूज टू हो सके उन चेंजिंग नीड्स को। यानी कि हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी होना चाहिए और वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। उसको हम आसानी से चेंज भी कर सके और हम उसको आसानी से चेंज ना भी कर सके। पर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा रिजिड रिजिड या बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। अगर बहुत रिजिड हो गया कि मतलब आप किसी लॉ को चेंज ही नहीं कर सकते, जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में लिख गया वो लिख गया, वो अब नहीं मिटाया जा सकता, वो पत्थर की अगर लकीर बन गई, तो इतना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा आसानी से अंडर द वेट ऑफ चेंज। जो चेंज, जो बदलाव जरूरी है, उसके दबाव में आके जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टूट जाएगा। और अगर अगर हम ये बात करें कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि उसको बहुत आसानी से जो भी रूल्स और रेगुलेशंस, जो रूल्स, जो लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाए हैं, अगर आप उनको बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो, अगर वो इतना फ्लेक्सिबल बन गया, तो वो कोई भी सिक्योरिटी नहीं देगा, प्रोडेक्टिबिलिटी या आइडेंटिटी नहीं देगा लोगों को। तो जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनकी ये खासियत होती है कि वो राइट बैलेंस बनाते हैं, ताकि वो प्रिजर्विंग कोर जो वैल्यूज है, जो कोर वैल्यूज है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दी है उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको प्रिजर्व कर सके, और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली वो अडेप्ट कर सके जो न्यू सर्कमस्टेंसेस जो आ रहे हैं, जो न्यू जो जो भी न्यू चेंजेस जो आ रहे हैं सोसाइटी में, और जो न्यू सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उसको वो अडेप्ट कर सके अपने ऑपरेशन में, वो यूज टू हो सके उन न्यू circumstances को, उन changes को। तो you will notice the wisdom of makers of the Indian Constitution in the chapter on the Constitution as a living document। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये हम जानेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिस्क्राइब किया गया है एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि वो एक राइट बैलेंस बनाता है कि लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए क्योंकि उसको हम चेंज कर सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसके जो प्रोविजंस हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि हम उसके जो प्रोविजंस हैं
उसको चेंज कर सके, हम उनको बदल सकते हैं, पर वहीं पे साथ के साथ एक लिमिट भी सेट करी गई है उन चेंजेस पे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया गया है कि इट विल सरवाइव एज अ डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि अगर सोसाइटी में जो न्यू सर्कमस्टेंसेस उभर के जो आते हैं, जो सोसाइटी टाइम के साथ जो बदलते हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन चेंजेस को अडेप्ट कर सकता है। एक कुछ ऐसे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, नए आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं जिससे हम नई चीज़ों को अडेप्ट कर सकें, नए बदलाव कर सकें। हम सिंपल मेजॉरिटी से भी हम किसी भी रूल को पास, कई रूल्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिंपल मेजॉरिटी से हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। उन रूल को हम उन रूल को हम पास कर, जो पार्लियामेंट है वो पास कर सकती है, बट उन लॉ को, उस बिल को पास कर सकती है ताकि वो लॉ बन जाए। पर वहीं पे कई सारे हमारे जो बिल होते हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लगता है। तो मतलब हम जो हमारे समय के साथ जो बदलती नीड्स हैं उसको हम जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडेप्ट कर सके। और इसीलिए हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो समय के साथ अपने आप को बदल सकता है। वो एक राइट बैलेंस बनाता है और वहीं पे एक वो लिमिट भी करता है एक सेट चेंजेस को। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज आप बदल सकते हो। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। उसको के साथ पार्लियामेंट कोई छेड़खानी, या जो हमारा लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एक ही है, तो वो कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। जो एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये एक डॉक्ट्राइन है कि जो कहता है कि जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। मतलब एक राइट बैलेंस जो है वो स्ट्राइक किया गया है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कि आप उसको बदल भी सकते हो और आप उसको बदल नहीं भी सकते हो। तो ये जो अरेंजमेंट है ये इंश्योर करता है कि कोई भी जो ग्रुप है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना कर दे। मतलब हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज है उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम ये डिटरमाइन करना है अगर हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक अथॉरिटी है तो हम एक या नहीं, तो हम तीन क्वेश्चन हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या जो लोग हैं वो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्या वो क्रेडिबल है, क्या वो थोड़ी क्रेडिबिलिटी होल्ड करते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, इसको हम आंसर कर देंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में। जो एक सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया कि जो पावर है वो इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज की गई है, ताकि किसी भी ग्रुप के लिए आसान नहीं हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर सके। तो क्या एक इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया ये चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि क्या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को कुछ कोई रीजन देता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल सके, टू गो अलोंग विद इट। तो ये जो बुक है ये इसका आंसर कर देगी। ऑल्सो इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशंस। हमने ऊपर पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के गोल्स, उनके जो एस्पिरेशंस को, उनके गोल्स और एस्पिरेशंस को अचीव करने में उनकी एक ऐसा वो फ्रेमवर्क सेट करता है कि जो लोग हैं उनके जो गोल्स और एस्पिरेशंस है वो अचीव कर सके। तो उसको अचीव करना वो और आसान बनाता है। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लें, ऐसे स्टेप्स लें कि वो हमारी जो सोसाइटी के जो सर्टेन गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प मिल सके। तो द एबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलेंटरी एलिजियंस ऑफ द पीपल डिपेंड्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट अपॉन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट। तो अब जस्ट मतलब कि जो अगर जो अगर जो एबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि जो लोग हैं उसको फॉलो करे, अबाइड करे बाय इट्स रूल्स एंड इट्स प्रोसीजर, तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेयर है या नहीं, वो जस्ट है कि नहीं। जो हमारे जो क्या प्रिंसिपल्स हैं जो ऑफ जस्टिस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, तो जो लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का वो इस चीज़ को डिस्कस करेगा। तो अभी हमें ये सब इतना नहीं सोचना है, अब हम ये पढ़ते हैं हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना था। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, जिसे इलेक्ट किया गया था अनडिवाइडेड इंडिया के लिए। मतलब एक, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंडिया का ही हिस्सा थे तब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया गया था। उसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और वो रीअसेंबल हुई थी एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 ऑफ अगस्त 1947। डिवाइडेड इंडिया मतलब जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो दोबारा मिली फॉर डिवाइडेड इंडिया। उसके जो मेंबर्स हैं उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे चूज किया गया था। मतलब जो जो प्रोविंसेस की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने वोट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज किया गया था। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब लोगों ने वोट नहीं किया था, बट इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। मतलब लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स, अब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको लोगों ने ही वोट करके चूज किया, इलेक्ट किया है। तो वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं लोगों को रिप्रेजेंटेटिव हुए, और लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने इलेक्ट किया है, उन्होंने वोट देके इलेक्ट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो ये जो है एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है वो स्टैब्लिश किया गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रफली उसने जो वो फॉर्म की गई थी ऑन द बेसिक, एक कमेटी फॉर्म हुई थी ब्रिटिश कैबिनेट में जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। एक मतलब एक प्लान प्रपोज किया था जो ब्रिटिश कैबिनेट की एक कमेटी ने, और उसका जो नाम था वो था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में जो कुछ चीजें मेंशन किए गई थी उसी के लाइंस पे, उसी लाइंस को, उन्हीं लाइंस को फॉलो करके जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे कंपोज किया गया। तो ये जो कैबिनेट मिशन जो प्लान जो ब्रिटिश कैबिनेट ने पास किया था उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स were allotted seats proportional to their respective population roughly in the ratio of 1:10 lakh। मतलब ये कि जो भी प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट थे या जो ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स थे उनको सीट एलोकेट कर की गई उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख, मतलब अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो उसके ऊपर एक सीट होगी। ठीक है। जो प्रोविंसेस थे जो कि ब्रिटिश रूल के डायरेक्टली कंट्रोल में थे उनको 292 मेंबर्स इलेक्ट करना था, उनको 292 सीट्स दी गई। और वहीं पे अगर प्रिंसली स्टेट्स को बात करें तो उनको 93 सीट्स मिली। जो सीट्स थी प्रोविंस में वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थ्री मेन कम्युनिटीज के बीच में, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। ठीक है। उनकी जो पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर प्रोविंस में उसके प्रोपोर्शन में, उसके रेशियो में उनको जो है वो सीट्स दी गई, अलोकेट की गई। और अगर हम मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ proportional representation with single transferable vote। अब जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या है? सिंगल, STV बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये जो चीज़ है, हमारा जो थर्ड चैप्टर है जो कि इलेक्शन वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम इसी एनसीईआरटी का जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे इन डिटेल। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक एडवांस और ज़्यादा मोर कॉम्प्लिकेटेड जो फॉर्म होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो उसको भी हम इन डिटेल उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हमें इतना नहीं सोचना है, अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो मेंबर्स है हर एक कम्युनिटी के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको इलेक्ट किया गया था बाय देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। और उन्होंने जो मेथड फॉलो की थी वो फॉलो की थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस मेथड को फॉलो करके जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको इलेक्ट किया गया था। ठीक है। जो मेंबर्स हैं ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली उन्होंने इलेक्ट किए उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ, हमने पढ़ा PR विद STV, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में PR कहते हैं, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है STV कहते हैं उसको। तो और बेसिकली जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने इलेक्ट, उनके जो मेंबर्स हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनेंगे। और और वो जो मेथड फॉलो करी गई इलेक्शन की उसको हम बोलते हैं proportional representation with single transferable vote। This method of election selection in case of representatives of princely state was to be determined by consultation। मतलब the method of selection, मतलब क्या मेथड यूज की जाएगी प्रिंसली स्टेट्स में, क्योंकि प्रिंसली जो स्टेट्स हैं वो ब्रिटिश के रूल डायरेक्ट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल नहीं है वो। ठीक है।
अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल वो नहीं है। उनको जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके उनके राजा होते हैं जो उनको रूल करते हैं प्रिंसली स्टेट्स में। तो वहां पे क्या मेथड यूज की जाएगी सेलेक्ट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वो जो है वो कंसल्ट करके वो डिटरमाइन कर की जानी चाहिए थी। अभी इसमें यहाँ पे चीज दे रखी है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से पहले सोशल डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है। अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो लास्ट ही नहीं कर सकती, वो चल ही नहीं सकती। तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सोशल डेमोक्रेसी एक वे ऑफ लाइफ है जो रिकॉग्नाइज करती है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को एज द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की, ये सेपरेट नहीं है ट्रिनिटी में, बल्कि ये एक यूनियन फॉर्म करते हैं ना ट्रिनिटी। मतलब ये कि अगर हम किसी एक को डाइवोर्स कर देंगे किसी अलग से, मतलब अगर हम किसी एक को अलग कर देंगे अगर बाकी दो से, तो अगर हम जो पर्पस है हमारा डेमोक्रेसी का हम उसको डिफीट कर रहे हैं। जो लिबर्टी है उसको हम नहीं हटा सकते इक्वालिटी से, वैसे ही हम इक्वालिटी को नहीं रिमूव कर सकते लिबर्टी से, और ना ही हम लिबर्टी और इक्वालिटी को डाइवोर्स कर सकते हैं फ्रॉम फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स। वहीं पे अगर हम बात करें, जो जो फ्रेटर्निटी होती है, एक फीलिंग होती है ब्रदरहुड की, फ्रेंडशिप की, ये जो एक सेम ग्रुप के अंदर लाई करती है, कि उनके अंदर जो फीलिंग, जो ब्रदरहुड की जो भावना होती है उसको हम लोग फ्रेटर्निटी कहते हैं। और वहीं अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी मतलब सब बराबर है। अब यहाँ पे जैसे कि दे रखा है जो कि लिबर्टी और इक्वालिटी भी है, उनको हम फ्रेटर्निटी से अलग नहीं कर सकते। अगर हम इक्वालिटी ही नहीं होगी, अगर सब बराबर ही नहीं होंगे, तो लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी, क्योंकि लोग बराबर नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, और लिबर्टी है, फ्रीडम है, तो जिसको जो करना है दे आर फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट। बट पीपल आर नॉट इक्वल, बट दे आर फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट। तो इससे क्या होगा कि कुछ चंद जो लोग हैं वो सुप्रीमेसी गेन कर लेंगे ओवर ओवर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कुछ लोगों की सुप्रीमेसी होगी बाकी लोगों के ऊपर। अगर वहीं पे अगर हम इक्वालिटी की बात करें कि अगर इक्वालिटी है पर लिबर्टी नहीं है, तो जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है वही खत्म हो जाएगा। मतलब अगर इक्वालिटी मतलब सब बराबर है, सबको बराबर का ही हक मिलना चाहिए, सबको बराबर की ही सारी जो चीजें हैं, जो फैसिलिटीज है, जो अपॉर्चुनिटी सबको बराबर प्रोवाइड की जाएगी। बट लिबर्टी नहीं है, बट जो लोग हैं वो आजाद नहीं है कुछ भी करने के लिए। वो कुछ उनके पास फ्रीडम नहीं है कि वो कहीं जा सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं जो उन्हें करना है। तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव, जो एक इंसान का जो एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव होता है कि उसको ये करना है, उसको ये हासिल करना है, ये अचीव करना है, तो वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब बराबर है, सबको सब कुछ बराबर ही मिलेगा सोसाइटी में। कोई कुछ अलग जो, क्योंकि कोई फ्री ही नहीं है अपना अपना खुद से कुछ कहीं जाने का, कुछ करने का। तो फ्रीडम ही नहीं है, इक्वालिटी है पर फ्रीडम नहीं है, तो जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है वो जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर फ्रेटर्निटी नहीं है, लिबर्टी जो इक्वालिटी है, ये एक नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स नहीं बन सकता अगर लोगों में भाईचारा ही नहीं है, अगर एक फीलिंग नहीं है उनके अंदर फ्रेंडशिप की, सपोर्ट की, ब्रदरहुड की। तो जो लिबर्टी एंड इक्वालिटी है, ये दोनों का फिर एक जो कॉम्बिनेशन है वो सरवाइव करना, एक वो वो एक जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो सोशल डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के जो बेस है, वो बेस सोशल डेमोक्रेसी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो सोशल डेमोक्रेसी एक वे ऑफ लाइफ है जो रिकॉग्नाइज करता है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को एज प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। और हम इन तीनों चीजों को अगर हम डाइवोर्स नहीं कर सकते, ये तीनों एक सेपरेट आइटम नहीं है, बट ये जो है ये एक यूनियन है एक ट्रिनिटी का। ये तीनों को हमें साथ में लेके चलना है, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ये तीनों एक दूसरे, अगर ये इसमें से किसी एक को भी हटा देंगे, तो जो जो डेमोक्रेसी है उसका जो वेरी पर्पस है हम उसको डिफीट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये तीनों जो है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये यूनियन है इन द ट्रिनिटी। ठीक है, ये अलग नहीं है, इनको हमें सेपरेट आइटम कंसिडर नहीं करना है। अब हमने ये जो थ्री फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाते हैं एक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना जो है वो पास करता है इस टेस्ट को, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब एज अ consequence ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, 3 जून 1947 का जो प्लान था उसके अंतर्गत जो है वो पार्टीशन हो गया। ठीक है,
तो जो मेंबर्स थे जो कि ऐसी टेरिटरीज को बिलोंग करते थे जो कि पाकिस्तान के अंदर आ गए, जो उन टेरिटरीज से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को हमने इलेक्ट किया जो कि पाकिस्तान के अंदर चली गई वो टेरिटरी, तो वो जो मेंबर्स हैं वो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं रहे क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर जा चुके हैं। तो इससे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो उनको रिड्यूस हो गए वो 299 पे। ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ ऑन 26 नवंबर 1949, और उस टाइम पे टोटल कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे, तो 284 मेंबर्स जो हैं वो एक्चुअली प्रेजेंट थे ऑन 24 जनवरी 1950, और उन्होंने सिग्नेचर किया टू द कॉन्स्टिट्यूशन पे, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनली पास हो गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया गया था अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हॉरेंडस वायलेंस एट द पार्टीशन अनलीश्ड ऑन द सबकॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। ऑफ कोर्स जो पार्टीशन है उस टाइम पे बहुत ही वायलेंस देखने को मिला, कई लाखों लोगों की डेथ हुई, और उस वायलेंस के बाद, उस पार्टीशन के बाद जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के सामने आया। तो जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ट्रिब्यूट है टू द फोर्टिट्यूड ऑफ द फ्रेमर्स, जो जिन्होंने इतना सब स्ट्रगल फेस, वो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने इतना सब स्ट्रगल, ये वायलेंस फेस करने के बाद भी वो डटे रहे, एंड दे वर नॉट ओनली एबल टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इमेंस, ये पूरा जो इमेंस प्रेशर था ऑफ वायलेंस, ऑफ ये जो हॉरेंडस वायलेंस हुआ, ये स्ट्रगल जो हुआ, उसके बाद भी इसका जो इमेंस प्रेशर था उसके बाद भी वो उस कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट भी किया, बट उन्होंने जो है वो उन्होंने जो लेसन्स सीखे फ्रॉम द अनइमेजिनेबल जो वायलेंस था जो पार्टीशन के टाइम पे हुआ, उससे जो राइट लेसन्स सीख कर उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उनको ध्यान में रखा और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये एक न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप को लेकर आया, जहाँ पे जो माइनॉरिटीज को हम सिक्योर ही नहीं रखेंगे, सिर्फ वो जो माइनॉरिटीज वो सिर्फ सिक्योर ही नहीं रहेंगी, जो बट जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसकी कोई भी बियरिंग नहीं होगी सिटीजनशिप राइट्स पे। मतलब किसी को भी अगर हमारे देश का सिटीजन सिटीजन बनना है, अगर किसी को भी सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, तो जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो उस पर्टिकुलर पर्सन की मैटर नहीं करेगी in granting him or her the citizenship of India। तो रिलीजियस आइडेंटिटी की कोई भी बेयरिंग नहीं रहेगी सिटीजनशिप के ऊपर। पर ये जो बट दिस अकाउंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो इन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, ये जो हमने पूरा पढ़ा कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, ये सिर्फ उसके सरफेस को ही टच कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कैसे बना, ये सिर्फ उसका सरफेस ही अभी हम जान पाए, अभी हम उसके डेप्थ में घुसे नहीं है। अभी हमने सिर्फ सरफेस को टच किया है, हल्का सा समझा कि अच्छा ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, पर इन डेप्थ जो है वो अभी हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। जो मेंबर्स है, अगर हम बात करें तो जो मेंबर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो उनको हमने यूनिवर्सल सफराज से इलेक्ट नहीं किया था। इसका मतलब ये कि जो लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर वोट नहीं किया था जैसे मैंने बताया, पर फिर भी क्योंकि उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, डायरेक्टली वोट वोट करके इलेक्ट नहीं किया गया था, पर फिर भी एक सीरियस अटेम्प्ट बनाया गया कि वो जो लोग हैं, वो जो असेंबली है उसको एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बना सके कि वो, हाँ, वो लोगों की जो आम लोग हैं उनकी उनको रिप्रेजेंट करिए वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो मेंबर्स थे सारे रिलीजन के, उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जो हमारी असेंबली है उसमें 28 जो मेंबर्स थे वो शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते थे। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जो कांग्रेस पार्टी है उसने डोमिनेट किया असेंबली को, जो 82% जो सीट्स थी वो कांग्रेस पार्टी की थी। पर फिर भी जो कांग्रेस पार्टी, अगर हम ये नहीं कह सकते जो हमारी जो असेंबली थी वो एक डाइवर्स, उसने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया बाकी लोगों को, डाइवर्सिटी को जो हमारे डाइवर्स कल्चर्स हैं हमारी कंट्री के, जो डाइवर्स कम्युनिटीज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, क्योंकि भले ही 82% ऑफ द सीट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास गई, पर कांग्रेस पार्टी अब खुद अपने आप में इतनी डाइवर्स पार्टी थी कि उसने मैनेज कर लिया कि वो अकोमोडेट कर सके ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन इट। मतलब जितने भी कम्युनिटीज हैं उन सबके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बने, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो खुद ही अपने आप में उसमें इतने सारे डाइवर्स लोग थे।
वो खुद ही अपने आप में इतनी डाइवर्स पार्टी थी कि वो सभी लोगों को लेकर आ गई। अब द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, the authority of the Constituent Assembly does not come only from the fact that it was broadly, though not perfectly representative. मतलब जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ इसी फैक्ट से नहीं आती है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, भले ही अगर मतलब वो जो है अगर परफेक्टली अगर हम नहीं करें, पर फिर भी जो वो ब्रॉडली है वो एक रिप्रेजेंटेटिव थी, मतलब वो लोगों की रिप्रेजेंट, उसने लोगों को रिप्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। पर वो सिर्फ इसी फैक्ट से नहीं आती है, बट वो इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर्स इट अडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यू इट्स मेंबर्स ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशंस। मतलब जो मेंबर्स जो वैल्यू लेकर आए, डेलिब्रेशन मतलब जो डिस्कशंस हुए, जो प्रॉपर बैठ के एक डिबेट हुई, डिस्कशन हुए किसी भी लॉ को फ्रेम करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम पे जो डिस्कशंस हुए, जो डिबेट्स हुई, तो वो जो जो मेंबर्स थे वो क्या वैल्यूज लेकर आए, वो जो है वो जो मेंबर्स थे वो जो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, उस चीज से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक मतलब एक अथॉरिटी मिलती है कि, और वो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। इन मैनी केसेस दैट क्लेम्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव इट इज डिजायरेबल that diverse sections of society participate. It is equally important that they participate not only as representatives of their own identity or community. मतलब अगर हम बात करें कि ऐसी कम्युनिटी, मतलब एक ऐसी असेंबली जो बात करती है, जो कहती है, जो क्लेम करती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वो लोगों को डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट करती है कॉन्स्टिट्यूट उसके जो मेंबर्स हैं, तो ये डिजायरेबल है, मतलब ये होना चाहिए कि जो डाइवर्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो जो है वो पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर वो बोलती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इंक्लूड कर रही है, वो क्लेम करती है अगर कोई भी असेंबली, तो ऑफ कोर्स इसके लिए जरूरी है कि जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोग हैं, वो पार्टिसिपेट करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और उसके साथ साथ ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सिर्फ अपनी मतलब अपनी ही कम्युनिटी के लिए वो, या अपनी ही ओन आइडेंटिटी या अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं सोच रहे, बट वो एक इंडिया एज अ होल के लिए के बारे में सोच रहे हैं, और वो पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं कोई अपनी कम्युनिटी या अपने लोगों के लिए। वो इंडिया को एज अ नेशन, एज अ होल मान के वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बने हैं, और वो सबके बारे में सोच के जो है वो कोई भी डिसीजंस लेंगे, और वो कोई भी जो रूल्स हैं, कोई भी जो लॉज है उसको फॉर्म करेंगे। तो जो हर एक मेंबर जो है उसने डेलिबरेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने उसके दिमाग में हर एक मेंबर ने, जिन्होंने डिस्कशन लिया, डिबेट की कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके दिमाग में सबके जो है वो पूरे होल नेशन का जो इंटरेस्ट था वो छुपा हुआ था। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट था वो किसी भी जो मेंबर था, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के दिमाग में नहीं था, बट इंडिया एज अ होल, उन पूरी इंडिया के जो लोगों का जो इंटरेस्ट था वो उनके माइंड में था। तो कई सारे मेंबर्स के जो बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते थे, और कई सारे जो डिसएग्रीमेंट्स, अगर हम उनको ट्रेस करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो मेंबर्स हैं वो अपने खुद के इंटरेस्ट या अपनी खुद की कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं बाकी लोगों से। पर कई बार जो है वो जो डिफरेंसेस थे, लेजिटिमेट डिफरेंसेस रहे प्रिंसिपल, और कई सारे और कई काफी सारे जो है वो डिफरेंसेस रहे, जैसे कि इंडिया को सेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट का, या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, क्या रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, क्या पावर्स होनी चाहिए जुडिशरी के पास, जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या उसको, क्या उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी राइट्स को। ऑलमोस्ट एवरी इशू जो कि लाई करता है किसी भी एक मॉडर्न स्टेट को बनाने के लिए, उसका जो फाउंडेशन होता है कोई भी पर्टिकुलर इशू, वो जो है वो डिस्कस किया गया विद ग्रेट सोफिस्टिकेशन, उसको प्रॉपरली डिस्कस किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में।
जो एक सिर्फ एक ऐसा प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे पास किया गया विद वर्चुअली नो डिबेट, एनी डिबेट, मतलब उसको पास करने के लिए कोई भी डिबेट नहीं की गई। वो सभी ने एग्री कर दिया उसको लेकर और वो पास किया गया, और वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफराज। मतलब कि सारे जो सिटीजन्स हैं अगर वो एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर जाते हैं तो पूरे जितने भी इंडियन सिटीजन है सबको ये ताकत होगी, सबको ये राइट होगा, ये अधिकार होगा कि वो वोट कर सके, irrespective of religion, caste, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। मतलब इस किसी ये चीज मैटर नहीं कर सकती, उनका जो रिलीजन है, जिनकी कास्ट है, जिनका एजुकेशन है, ये मैटर नहीं करता। वो दे ऑल आर इंटाइटल्ड टू वोट अगर वो एक पर्टिकुलर एज क्रॉस कर जाए तो। So while the members felt no need at all to discuss the issue of who should have the right to vote, every other matter, मतलब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि सभी एग्री करते थे इस बात से कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। पर इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो हैं वो पूरा उनकी प्रॉपरली डिस्कस की गई और डिबेट किया गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अपनी जो अथॉरिटी है वो इस फैक्ट से डिराइव करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे इन व्हाट वन माइट कॉल वो इंगेज थे इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीजन। अब ये पब्लिक रीजन क्या है ये भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। जो मेंबर्स थे असेंबली के वो उन्होंने ग्रेट एम्फेसिस प्लेस किया ऑन डिस्कशन एंड रीजनड आर्ग्यूमेंट। मतलब ऐसा कि अगर वो किसी बात को अगर वो कह रहे हैं, अगर कोई पॉइंट रख रहे हैं जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उसके पीछे उन्होंने एक रीजन दिया, अपने आर्ग्यूमेंट को रखने का उन्होंने प्रॉपर रीजन दिया। उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो रीजनड आर्ग्यूमेंट्स होते थे। वो सिंपली मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए वो कुछ नहीं कहते थे, बल्कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसके बीच में वो प्रिंसिपल्ड रीजंस भी दे रहे हैं कि हाँ अगर वो कोई पॉइंट रख रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो जो मेंबर्स हैं वो बता रहे हैं वो चीज भी। तो प्रिंसिपल रीजंस उन्होंने दिए टू अदर मेंबर्स ऑफ फॉर देयर पोजीशंस। द वेरी act of giving reasons to other make you move away from simply a narrow consideration of your own interest, because you have to give reasons to others to make them go along with your viewpoint। मतलब अगर आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के अगर आप कोई पॉइंट रख रहे हो, कोई मुद्दा रेज कर रहे हो, तो जो है वो अगर आप लेकिन आपको आप नहीं कर पाओगे अगर आप अपने ही इंटरेस्ट को ध्यान में रख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉपर आपको रीजन देना पड़ेगा टू द पब्लिक, टू द पीपल। एक तो वही बात है यहाँ पे कि अगर आपने रीजन दिया इसलिए आप जो नैरो कंसिडरेशन, जब सिर्फ अपने इंटरेस्ट को जो कंसिडर करके जो आप कोई आर्ग्यूमेंट रेज कर रहे हो, पर क्योंकि आपको एक प्रॉपर जो है अपना व्यू पॉइंट सामने रखना है, तो वो जो नैरो कंसिडरेशन है उसको उसने हटा दिया गया पब्लिक रीजन ने। क्योंकि आप जो चीज बोल रहे हो उसके पीछे आपको क्या रीजन है, क्यों वो बोल रहे हो, क्यों आप अपना अपना व्यू पॉइंट ये रख रहे हो, उसके पीछे आपको प्रॉपर रीजन जो है वो देना पड़ा। तो जो वॉल्यूमिनस डिबेट से यही पब्लिक रीजन का मतलब यही है कि आप कुछ भी पॉइंट कोई भी आर्ग्यूमेंट रेज कर रहे हो, कोई भी आप अपना व्यू पॉइंट दे रहे हो, तो उसके पीछे आप प्रॉपर रीजन दे रहे हो टू द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप हवा में बातें नहीं कर रहे हो। आप आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल रीजनड आर्ग्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर फैक्ट्स बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हैं। बहुत सारे फैक्ट्स को कंसिडर करके आप कोई चीज बोल रहे हैं, ना कि अपनी कम्युनिटी या अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए आप कोई चीज बोल रहे हैं। तो ये जो वॉल्यूमिनस डिबेट्स थी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर ईच क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was subjected to scrutiny and debate is a tribute to public reason at its best। कि हर एक जो क्लॉज था वो कई सारा उसकी स्क्रूटिनी हुई, उसकी डिबेट की गई उस पर्टिकुलर क्लॉज के पीछे। वो इसीलिए क्योंकि पब्लिक, बिकॉज आप अगर कोई पॉइंट रख रहे हो तो उसके पीछे आपको रीजन तो आप जस्टिफाइड आपको आपको रीजन देना पड़ेगा, और उस रीजन के ऊपर फिर डिबेट होगी, फिर डिस्कशन होगा, फिर कोई क्लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में का पार्ट बनेगा। तो ये जो डिबेट्स थे डिजर्व टू बी मेमोरियलाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ये जो डिबेट्स थी ये इन डिबेट्स ने जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सक्सेसफुल बनाया। इक्वल इन इम्पोर्टेंस टू द फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशंस। मतलब ये जो डिबेट्स थी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको हम इक्वल रख सकते हैं, जो फ्रेंच एंड जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है इनके बराबर हम इनको रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स की कि क्या जो है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ
public reason was emphasized in the mundane procedures of the assembly as well. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी 8 मेजर जो है वो उसकी 8 मेजर जो है वो कमिटीज थी जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे फॉर्म हुई। और वो जो कमिटीज थी बेसिकली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या बी आर अम्बेडकर ही उन जो मेजर कमिटीज थी उनके जो है वो मेनली तो यही 3-4 जो लोग थे उनके चेयरमैन रहे थे। पर ये जो मेन थे, ये जो लोग थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये ऐसे लोग थे जो एक दूसरे से कई सारे मुद्दों पे, कई सारे टॉपिक्स पे, कई सारे पॉइंट्स पे एग्री नहीं कर सकते। जो अम्बेडकर जिसकी जैसे उनकी बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो वो जो है वो कांग्रेस और गांधी जी के काफी क्रिटिक रहे, मतलब काफी उन्होंने बुराइयां निकाली कब गांधी जी में भी एंड कांग्रेस में भी, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste। मतलब कि उन्होंने ये उन्होंने अक्यूज किया उनको कि वो लोग इनफ काम नहीं कर रहे हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। पटेल एंड नेहरू जो हैं वो भी जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल साहब वो भी काफी सारे फैक्टर्स, काफी सारे जो इश्यूज है उस पर डिसएग्री करते थे। वो एक उनका कंसेंसस नहीं रहता था, वो डिसएग्री करते थे एक दूसरे से। पर फिर भी वो सब उन सब लोग जो है उन्होंने साथ मिलके काम किया। Each committee usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly। मतलब जितनी भी कमिटीज हमने मेजर कमिटीज पढ़ी उन्होंने ड्राफ्ट किया, मतलब प्रोविजंस ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन के, और फिर ड्राफ्ट करने के बाद उन प्रोविजंस को एक डिबेट जो इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है उसमें रखा गया और फिर उस पर प्रॉपर डिबेट हुई, डिस्कशन हुआ। यूजुअली एक अटेम्प्ट बनाया गया कि एक कंसेंसस रीच कर सके सब लोग with the belief that provisions agreed to by all would not be detrimental to any particular interest। मतलब जो ऐसे प्रोविजंस जो सब लोग जिनके ऊपर हाँ कर रहे हैं, जिन पे सब एग्री कर रहे हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कम्युनिटी को, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो हानिकारक नहीं रहेंगे। सम प्रोविजंस वर सब्जेक्ट टू द वोट, मतलब कई सारे प्रोविजंस जो है उनके ऊपर वोट किया गया। अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों ने वोट उसके फेवर में किया तो वो पास किए गए, अदरवाइज नहीं। बट इन ईच इंस्टेंस एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, क्वेरी और कंसर्न, मतलब हर एक आर्ग्यूमेंट, हर एक क्वेरी, हर एक जो भी कंसर्न थे उनको रिस्पॉन्ड किया गया विद ग्रेट केयर। और लिखा मतलब एंड इन राइटिंग, मतलब लिख के जितने भी क्वेरी थी, जो भी एक आर्ग्यूमेंट था उसका जवाब दिया गया। तो जो असेंबली थी वो 186 डेज के लिए मिली, स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months। तो 2 साल और 11 महीने तक मिली वो असेंबली। 2 साल और 11 महीने में वो 166 डेज के लिए में मिली, जो कि 2 साल 11 महीने के अंतराल में वो इतने दिन मिली। और उसके बाद जो है जो उसके जो सेशंस हैं वो प्रेस और जो पब्लिक है उन सबके लिए ओपन रहे थे, और तब जाके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म हुआ। अब हमारा जो है वो थोड़ा चैप्टर अभी बाकी है, और अभी मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, हम बाकी का कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप दैट यू लाइक्ड इट।